पाकिस्तान ने ऑलरेडी हुआ है, इंडिया ऐसी हरकत करता है, पानी के साथ खिलवाड़ करता है हमारे जो फ्लोज हैं, तो फिर ये एक्ट ऑफ वार है। ये इतना बड़ा डैम है भट्टी साहब के, ये आपका जो सिस्मोलॉजिकल जो है और जो जमीन जो है ना, शायद इससे इम्बैलेंस भी थोड़ा बहुत हो। बिल्कुल सही। इसके ऊपर बड़ी आलमी सतह पे भी बड़ी बात हुई है कि कुछ उसके अंदर सेंटीमीटर या कुछ इस पे इम्पैक्ट आ सकता है, इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन अभी तक उसके साथ कोई भी उसकी वाटर शेयरिंग फार्मूला अभी तक कोई तय नहीं हुआ चाइना के साथ। चाइना जो चाहे कर सकता है। एग्जैक्टली। CBS न्यूज ने रिपोर्ट किया है, भारतीय शहरी इमानत कमार मनीपा ने रूहानी अमलियात के नाम के ऊपर 68 साल अमरीकी खजून से $60,000 लूट लिए। कहीं पे इनका रियासती दहशतगर्दी का चेहरा है, कहीं पे इनका फ्रॉडिया का चेहरा है, और अपने आप को क्लेम करते हैं खित्ते की और दुनिया की उभरती मौशियत। दो नंबरी करके ये प्रॉफिट शो करती है। पाकिस्तान में कारोबार मुख्तलिफ शुबों में आसानी और सरमायाकारी के नए इम्कान पैदा करने के लिए 104 इस्लाहात मंजूर हुई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज के शो में बात करेंगे कि मोदी जो पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियां दे रहा था, इंडस वाटर ट्रीटी को उसने मुअत्तल कर दिया था, और धमकी दी जा रही थी कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद कर देंगे और एक नए चैनल बनाएंगे। और कहा पाकिस्तान में दुनिया के मुख्तलिफ इदारों ने कि अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन का हक के ऊपर इस तरह डाका नहीं डाल सकता, और इस बात के खदशात का भी इजहार किया गया था कि अगर मोदी पाकिस्तान के हिस्से के ऊपर पाकिस्तान के हिस्से के पानी के ऊपर डाका डालेगा तो फिर मोदी को भी इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। और मोदी को अब एग्जैक्टली ऐसी ही खतरनाक सूरत हाल का सामना है जब चीन ने सुपर डैम की तमीर का ऐलान किया है। इससे भारत को मुमकिन तौर के ऊपर किन खतरात का सामना करना पड़ सकता है, और मोदी के ठिकाने मोदी का होश भी ठिकाने आ सकता है। इस पर भी बात करेंगे, और इसके साथ आपको बताएंगे कि गैस के शोबे के अंदर गर्शी कर्जे को खत्म करने के लिए टास्क फोर्स मुतहरिक हो चुकी है। हुकूमत भी चाहती है कि जल्द अज जल्द इस मसले से निपटा जाए, लेकिन इस गर्शी कर्जे को खत्म करने के लिए किन किन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, ये ऑप्शन कितनी खतरनाक भी हो सकती हैं या कितनी सहल ऑप्शंस हैं, कितनी आसान ऑप्शंस हैं, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि भारत के सॉफ्ट इमेज के और उसकी उभरती हुई ताकत के जो दावे थे, जो नारे थे, हमेशा खोखले साबित हुए। लेकिन अब अमेरिका के अंदर उनका जो सॉफ्ट इमेज है, वहां फ्रॉड के अंदर फ्रॉड के जरिए से कार्रवाई डालता हुआ पकड़ा गया है। वहां पे भारतीय जो जादूगर थे वो पकड़े गए, कितना बड़ा उन्होंने फ्रॉड किया और वहां पे उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है, ये तफसीलात भी आज के शो में आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको बताएंगे कि कारोबारी मौक़ों में इजाफे और सरमायाकारी के नए इम्कानात के हवाले से 104 से जायद अहम पॉलिसी साज फैसले हुए हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के सपोर्ट से। इससे क्या बेहतरी आएगी, इस पर भी आज की शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सैयद खालिद मुस्तफा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, भारत ने, मोदी ने पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया और मुख्तलिफ मनसूबे सामने आना शुरू हो गए कि पाकिस्तान के हिस्से का हम पानी रोकेंगे। आपने भी उसको कहा कि मोदी बाज आ जाओ, अगर तुम ये काम करोगे तो फिर जो तुम्हारे ऊपर भी एक अपर रिपेरियन बैठा हुआ है उसका राइट भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। बिल्कुल। और अब इतलात कुछ ये आ रही है कि चीन ने एक सुपर डैम बनाने का फैसला किया है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दुनिया का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, और ये 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा है। हमें बताएं इस डैम की फीचर्स क्या हैं और क्या इसकी सलाहियत होगी, और इंडिया के ऊपर इसका क्या मुमकिन तौर के ऊपर इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। भट्टी साहब, फैक्चुअली ये होता है कि जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं ना, तो खुद उस गड़े में जा गिरते हैं। तो ये जो है ना, ये मुहावरा जो है ना, बिल्कुल इंडिया हेडेड बाय मोदी पे लागू हो रहा है। राइट। और उन्होंने, जैसे पाकिस्तान, हम लोअर रिपेरियन कंट्रीज हैं, हमारे कुछ जो राइट्स हैं स्टैब्लिश्ड हो चुके हुए हैं। उन स्टैब्लिश्ड राइट्स को वो बहुत बड़ा इनकारी है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसका जो फैसिलिटेट किया था वो वर्ल्ड बैंक ने किया हुआ है और वो उसका गारंटर है। इसने उस गारंटर को भी यानी खातर में नहीं लाया और यूनिलैटरली इसने सस्पेंड कर दिया, जो कि ये नहीं कर सकता सस्पेंड। हालांकि जो कोर्ट ने, न्यूट्रल एक्सपर्ट ने जो फैसला दिया है वो भी हमारे हक में दिया है कि ये नहीं कर सकता, और इसको चाहिए कि ये जो वहाँ पे लीगल बैटल जारी है वो को अटेंड करे। जो कि इसने कहा था ना कि मैं अटेंड नहीं करूंगा क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन वो न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अटेंड करना पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। तो इसका मतलब यह है कि जो
जो आलमी अदारे हैं वो यही उनका जो व्यू पॉइंट है, जो पाकिस्तान का व्यू पॉइंट है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली ये ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा एक तो ये बात है। चले ये कर दिया, इन्होंने जिद किया, और इस जो हमारी ये जो गर्मियों का सीजन गया, इसने उसमें मैनिपुलेशन की। चूंकि अब फ्लड आ रहा है तो अब मैनिपुलेशन नहीं कर सकता था, तो ज़्यादा पानी आ रहा है। लेकिन ये है कि अगर सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो ये फिर मैनिपुलेशन करेगा, ये हमारा पानी रोकेगा, हमारा जो सोइंग सीजन होगा वो इफेक्ट होगा, खासकर सेंट्रल पंजाब और पंजाब में। तो ये जो सूरत हाल है, ये जो दावत देती है, और पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसको कहा हुआ है इसको कि अगर ये इंडिया ऐसी हरकत करता है, पानी के साथ खिलवाड़ करता है हमारे जो फ्लोज हैं, तो फिर ये एक्ट ऑफ वार है। ठीक। लेकिन देखें, सोने पे सुहागा ये देखें कि ये जो 19 जुलाई अभी जो गुजरा है, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली क्योंग ने तिब्बत के मुकाम में एक मीडॉक, एक जगह का नाम है, वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को अटेंड किया जाके। और वो जो डैम है, जो कि आपने जैसे फरमाया 3 गार्जियस डैम से भी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, लेकिन शुरू में वो एक्चुअली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के तौर पे उसने इनागोरेशन की है। तो ये जो बहुत बड़ा डैम होगा, इस डैम से एक्चुअली ये है कि 60 गीगावाट जो ना पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट होगी, और ये यानी 3 गार्जियस से भी बड़ा है, और इसकी जो लागत है वो $167 बिलियन की है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे ये कितना बड़ा डैम है। ये इतना बड़ा डैम है भट्टी साहब के ये आपका जो सिस्मोलॉजिकल जो है और जो ज़मीन जो है ना, शायद इससे इम्बैलेंस भी थोड़ा बहुत हो। बिल्कुल सही। इसके ऊपर बड़ी आलमी सतह पे भी बड़ी बात हुई है। कुछ उसके अंदर सेंटीमीटर्स या कुछ इस पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा डैम बनने जा रहा है ये। अब उसका इम्पैक्ट क्या है, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, कौन सा दरिया है ये? एक्चुअली इस दरिया का नाम है यारलंग। जब ये चाइना में बहता है तो उसको यारलंग कहते हैं। उस दरिया के ऊपर ये डैम बनने जा रहा है, मीडॉक के मुकाम पे, तिब्बत में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जब दरिया ये इंडिया में एंटर होता है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर होना शुरू होता है, तो इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा डैम ये दरिया बन जाता है, और ये न सिर्फ इंडिया को कैटर करता है बल्कि ये बांग्लादेश को भी कैटर करता है। उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है, उनकी ज़राअत की ज़रूरियात को, ड्रिंकिंग वाटर और जो इन्वायरमेंटल फ्लोज होते हैं वो भी सारा उनको पूरा कर रहा होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को कायम रखने के लिए। तो ये सारी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, इंडिया की भी और बांग्लादेश की भी। अब सवाल ये पैदा हो गया कि जब उसने डैम बनाना है, तो चाइनीज तो आपको पता है ना, बड़े क्रुक हैं, बड़े ज़हीन हैं, बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं। उन्होंने कहा हम डैम बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम हेल्प कर रहे हैं इंडिया की, कि वहाँ पे जो फ्लड मिटिगेशन होगी ना, उसको हेल्प करेंगे, हम उसको रोकेंगे, फ्लड को मिटिगेट करेगा ये डैम। बिल्कुल सही है। सवाल ये पैदा होता है कि वो फ्लड को ही नहीं मिटिगेट करेगा, वो कंट्रोल करेगा पानी के फ्लोस को। बिल्कुल ठीक है ना। और ये ब्रह्मपुत्रा आम दरिया नहीं है पाकिस्तान का, जैसे इंडस रिवर है ना जो मेन आर्टरी है पाकिस्तान की, ब्रह्मपुत्रा भी इंडिया में ऐसे ही समझा जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब वो आएगा तो फिर इन्होंने क्या किया आगे से, इन्होंने एक अरुणाचल प्रदेश में ना अपने राइट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए ये भी मल्टीपर्पज को प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर रहे हैं कि हम भी कोई बनाए ताकि हमारे जो राइट्स है ना, वाटर राइट्स, वो भी डेवलप हो जाएं। तो वो भी ये कर रहे हैं। सियांग उसका नाम है, मल्टीपर्पज डैम बना रही है। यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से मुराद है कि वो पानी भी स्टोर करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो पानी को मैनिपुलेट कर सकता है चाइना। अब ये है कि उनका चाइना के साथ कोई वाटर ट्रीटी नहीं है। हमारी तो वाटर ट्रीटी है ना इंडिया के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी, इसको भी फॉलो आउट कर रहा है वो, लेकिन अभी तक उसके साथ कोई भी उसकी वाटर शेयरिंग फार्मूला अभी तक कोई तय नहीं हुआ चाइना के साथ। चाइना जो चाहे कर सकता है। एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट ही एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है। अगर इंडिया एक गलत प्रैक्टिस अडॉप्ट करेगा तो फिर चाइना के पास भी उस एग्जाम्पल को, उस प्रैक्टिस को मद्देनजर रखते हुए उसके, अभी तो वो डैम बना रहे हैं ना, स्टोरेज बना रहे हैं, फिर अगर इंडिया इस पानी को डाइवर्ट करता है जिस तरह पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, तो फिर चाइना के पास भी मल्टीपल ऑप्शन होंगे कि वो भी इस पानी को डाइवर्ट करे। तो मैंने आपसे पहले भी भट्टी साहब जिक्र किया था कि जब इसने कहा था ना कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, करने का ऐलान किया था, उससे पहले इन्होंने पाकिस्तान को अप्रोच किया था कि हम इसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को। इंडस वाटर ट्रीटी को जो ही ये रीनेगोशिएट करेंगे तो चाइना इसका हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। चाइना कहेगा हम तुम्हारे से भी अपर रिपेरियंस हैं, हमारे साथ
हमें इस इंडस वाटर ट्रीटी में हमें भी शामिल करो, तो फिर इंडिया को लेने के देने पड़ जाएंगे। एग्जैक्टली इंडिया मैं सैंडविच यही बन सोच रहा था, जाएगा, बिल्कुल ऐसा। इंडिया सैंडविच बन जी। जाएगा। तो इन इंडियंस के जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं या प्लानिंग मेकर्स हैं, उनको ये, और इंडिया के जो 1.4 बिलियन की जो आबादी है, जी वो उसका बहुत ज्यादा हिस्सा जो है ना, जो है ब्रह्मपुत्रा पे भी उसका इन्हिसार है, उस आबादी की जिंदगी का। गो के वहाँ पे गैंगीज रिवर भी है बहुत बड़ा, गंगा का रिवर भी, लेकिन ब्रह्मपुत्रा का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है, वहाँ के पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मोदी को समझाएं कि वो पानी के साथ मत खेले, क्योंकि पानी से अगर खेलेगा तो फिर चाइना भी खेलेगा उसके साथ। तो चाइना ने अगर खेलना शुरू किया तो आपकी आबादी भी खत्म हो जाएगी। आप हमें भूखा मारना चाहते हैं तो आप भी भूखे मरने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो लो रिपेरियन के जो स्टैब्लिश्ड राइट्स होते हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम लो रिपेरियंस हैं, और इंडिया जो है वो जब चाइना की बारी आती है तो वो भी लो रिपेरियंस है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया को अब समझ बूझ कर ये चलना चाहिए, और इसको वेपनाइज नहीं करना चाहिए पानी को। आप वेपनाइज करना शुरू कर दिया है तो फिर यही जो है ना, अब चाइना ने भी आपके साथ करना शुरू कर बिल्कुल सही, चाइना ने भी यही करना है। और भारत जो कि अपने हथकंडों से बाज नहीं आता, और हर जब भी कोई ओछा हथकंडा अडॉप्ट करते हैं उसको आलमी सतह के ऊपर मुंह की खाना पड़ती है। बिल्कुल सही फरमाया। और दरअसल हम एक और स्टोरी लेके आए हैं। अच्छा। सॉफ्ट पावर की बहुत बात की थी। इंडिया का जो इमेज, उसका सॉफ्ट पावर के हवाले से बड़ी बात की जाती है, और मोदी के जो सॉफ्ट पावर के दावे हकीकत में वो फ्रॉड पर मबनी है। वो मुख्तलिफ मौके के ऊपर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहले भी एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा। अभी न्यूयॉर्क के अंदर इसी तरह का एक इन्होंने एक सॉफ्ट पावर का जो एक अपना एक उनका इमेज था, वहां पे वो धड़म होके गिरा है। अच्छा। और वहां पे न्यूयॉर्क में एक भारतीय नजूमी रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। अच्छा। भारत में फ्रॉड का कल्चर है, किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। बिल्कुल। अब इवन हमें कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर भी कुछ खबरें मिली है, वहां से भी कुछ भारतीय शहरियों को फ्रॉड करने के इल्जाम में वहां से भी गिरफ्तार किया गया है। ये बेसिकली जहां भी जाते हैं ना, योगा और बॉलीवुड का एक टूल यूज करते हैं, उसके पीछे अपने ये मकासद हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जालसाजों का एक बड़ा नेटवर्क डेवलप करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर। और एक इनका विश्व गुरु का नारा लगाते हैं, ये भारत का ये इनका नारा है। और ये मोदी की क़यादत में ये नारा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एक फरेब का जरिया बन चुका है। अच्छा। हुआ ये है कि जाली अमलात और जादू टोने के जरिए से इन्होंने कुछ वहां पे न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका में जाके कुछ इन्होंने वारदातें की, जिसके अंदर अब अमेरिकी खबरसार एजेंसी CBS न्यूज ने रिपोर्ट किया है, भारतीय शहरी हिमानत कमार मनीपा ने रूहानी अमलियात के नाम के ऊपर 68 साल अमेरिकी खजून से $60,000 लूट लिए। अच्छा। वहां डिटेक्ट हुआ। भारतीय नजूमी ने बुरी नजर के खात्मे, बरकतों और रूहानी तहफ़्फ़ुज़ का झांसा देकर खतून से पैसे बटोरे। ये खबर दी है CBS न्यूज ने। उसके बाद न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक मुनीपा ने 3 जुलाई को फाल निकालने की खिदमात के वजह खतून से $20,000 अलग लिए। आगे सुनते जाएं जी। इस तरह रूहानी खिदमात के साथ ब्रॉडवे पर वाक़े अंजना जी के पास वो दोबारा गई वो खतून, और उसने उसको मुतालबा किया कि आप $42,000 मजीद अदा करें। उससे उस खतून से $42,000 मजीद उसे इंठेंगे, उनके बैंक अकाउंट से जाके निकलवाए गए। अच्छा, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उन्होंने जाके उसकी, चूंकि वहां पे कानून है जो न्यूयॉर्क का रियासती कानून है, उसके मुताबिक रूहानी ताकतों के झूठे दावे और उन पर पैसे लेना गैर कानूनी अमल है। ठीक है, तो ये वहां पे ये नेटवर्क न्यूयॉर्क के अंदर जहां पे ये काम आप कर ही नहीं सकते, अलाउ ही नहीं है, और वहां पे जाके लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स का इस हवाले से कहना है, जो अखबार ने भी रिपोर्ट किया, कि दुनिया को योगा और शांति सिखाने वाला भारत अंदर से धोखा और फरेब और लूट मार का गढ़ बना हुआ है। तो इस किस्म की इनके हथकंडे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाते हैं। कहीं पे इनका रियासती दहशतगर्दी का चेहरा है, कहीं पे इनका फ्रॉडिये का चेहरा है, और अपने आप को क्लेम करते हैं खित्ते की और दुनिया की उभरती मौशियत, सॉफ्ट इमेज, बॉलीवुड की $1 बिलियन की बड़ी इंडस्ट्री, और इस तरह के इनके फरेब मकार इनके पकड़े जा रहे हैं। ये भट्टी साहब, पिछले चंद दिनों से ना चीज़ें जो है ना एक्सपोज होना शुरू हो गई थी। मैंने आपको कहा था कि इंडियन जो इकोनॉमी है, ये मैन्युफैक्चरिंग नेशन नहीं है जी,
मैंने आपसे कहा था ये संबलिंग करते हैं आपको ऑटोज जी की, बिल्कुल ऐसा। और ये लेकिन अगले जो दिन तासुर देते राहुल हैं राहुल जी गांधी ने कोई विजिट वगैरह किए हैं, जो कि उनके अपोजिशन लीडर हैं और बड़े ही पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो उन्होंने किया तो वहां पे पता चला कि ये तो संबलिंग करते हैं, जी ये तो ना कोई चीज बनाते हैं, और सारी की सारी जो चीजें आ रही हैं वो वो कहाँ से आ रही हैं, चाइना से आ रही है, उनको संभल करके तो अपना नाम दे के तो बेची जा रहे हैं। तो ये फ्रॉड, बेसिकली ये फ्रॉडुलेंट यानी कि कौम है। और अगर ये मजिशियन साइड पे आप चले जाएं, जैसे ये काला जादू वगैरह करते हैं, वो अपने वहाँ के जो लोग हैं इनोसेंट, जो वो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिकन हैं, तो उनको ये बीफुल बनाते हैं, पैसे हींटते हैं। और एक ये चेहरा सामने आया, उससे पहले टेररिज्म का चेहरा है, जी जो उन्होंने कनाडा में किया, जो उन्होंने न्यूयॉर्क में किया, जो पाकिस्तान और जी रीजनल जो इंसानी उन्होंने, हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से इनका चेहरे, इनके बिल्कुल कई चेहरे हैं और हर बिल्कुल चेहरा सही इनका चेहरा, और बेनकाब ये हो रहा है। जी एक्सपोज होते जा रहे हैं। जी इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी बताई जा जी रही है। बिल्कुल ऐसा है। ये सारे कॉस्मेटिक मेजर्स हैं सारे के सारे। एग्जैक्टली बिल्कुल तो ऐसा मैं है। समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ये धड़ाम से गिरेंगे, और बिल्कुल इनकी ऐसा है। जो आर्मी थी, कहते हैं हमारे इतने लाख की आर्मी है, और उनका जो इन्होंने एक हैबत सी क्रिएट की हुई थी, वो भी एक्सपोज हो गई है 4 दिन की लड़ाई में। बिल्कुल ऐसा तो है। ना उनके आपस में कोई जंगागत है ना आपस में कोई इत्तेहाद है उनकी फोर्सेस का। एक एयर चीफ कुछ बयान दे रहा होता है, दूसरा जो है वाइस जो उनका COS है वो अलग बयान देता है, उनकी आपस में तालमेल ही नहीं मिल रही। ऐसा लगता है कि जैसे एक अजीब सा मुल्क है जिसकी जो आर्मी है वो भी इकट्ठी नहीं है और डिसिप्लिन्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। जी हाँ, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं खालिद साहब, बात करेंगे गैस के शोबे की। बिल्कुल। तवानाई के टॉपिक पर बात तो होना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल हुकूमत परेशान है कि गैस के शोबे का गर्शी कर्जा बेकाबू हो चुका है, पूरा सेक्टर कोलैप्स कर सकता है। अब उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए टास्क फोर्स मुतहरिक हो चुकी है, कुछ ऑप्शंस तैयार कर लिए गए। बिल्कुल। तो आपने वो कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल निकाली है, मुमकिन तौर के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस हैं ज़ेरे गौर, जिनके ज़रिए से गर्शी कर्जा ख़त्म करने की तैयारी कर ली गई है। देखें भट्टी साहब, इन्होंने पावर सेक्टर को डील किया टास्क फोर्स ने पहले, तो उन्होंने वहाँ पे जो सिक्योर डेट को ख़त्म करने के लिए जो किया था, तकरीबन वही चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये चूँकि गैस सेक्टर है, वहाँ पे तो डेट सर्विसिंग सरचार्ज लगा हुआ था, उसको यानी कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गई है 7 साल के लिए, 3.23 रुपये पर यूनिट। तो वो आगे ऑलरेडी हम दे रहे थे, तो मजीद जो लोन लिया 611 बिलियन का बैंकों से, तो वो टोटल पिछले वाला लोन मिला के 658 बिलियन का मिला के तो 1275 बिलियन बन जाता है। तो वो जो है ना, एक तो वो तरीका है। तो इसमें जो तरीका है कि क्या किया जाए, एक पहली मीटिंग हुई है, आज एक दूसरी भी मीटिंग होने जा रही है। तो जो प्रपोजल्स हैं, जो उनके सामने ऑप्शंस आई हैं, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये है कि खतरे वाली ऑप्शन है, बताइएगा, जिसमें हमारी और हमारे कैमरामैन की जान ना निकल जाए। मैं आपको बता देता हूं, दिल धड़क रहा है, दिल धक धक कर रहा है जनाब खालिद साहब, कौन सी खतरनाक कोई ऑप्शन बताने जा रहे हैं। जी 2.8 ट्रिलियन का जो है ना सिक्योर डेट है गैस में, ठीक, बहुत ज्यादा है। तो इसको अब खत्म कर रहे हैं। इसमें जो 2000 बिलियन रुपीस है ना, वो स्टॉक है। 800 बिलियन जो है इसमें वो है इंटरेस्ट है या LPS की मद में जो पैसे बनते हैं। अब 800 बिलियन को पहले कैसे हमने डील करना है, उसमें कोई मिक्स मैच आएगा कि कुछ जो इंटर कॉर्पोरेट जो हमारे अदारे हैं वो एक दूसरे को माफ कर देंगे LPS वगैरह, या कुछ अदायगियाँ होंगी। तो दिस इज हाउ ये जो 800 बिलियन का इशू है ना, ये रिजॉल्व किया जाएगा। रह गया पीछे स्टॉक को कैसे डील करना है, जो 2 ट्रिलियन का स्टॉक है उसको कैसे डील करना है, अब वो पैसे कैसे हमने करने हैं। अब उसके लिए 3 प्रपोजल्स हैं। एक तो पेट्रोलियम लेवी लगाई जाए, मैंने कहा ना जी, खतरनाक ऑप्शन आपने रखी हुई ज़ेरे गौर। जी हाँ, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे पावर सेक्टर में है ना डेट सर्विस सरचार्ज है, ऐसे यानी समझ लेंगे वो पेट्रोलियम लेवी वो काम करेगी। दूसरा यह है कि थोड़ा सा प्राइसिंग को इंक्रीज किया जाए, वो भी किया जाए, यानी ये सोल्यूशन है पूरा पैकेज का। और तीसरा ये है कि जो क्रॉस सब्सिडीज है वो भी ख़त्म करनी है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये इसका एक मजमुआ होगा। ठीक है। अगर 1 रुपए की लेवी लगाएं पेट्रोल पे, पेट्रोल पे, ठीक है ना, तो साल का वो 18 बिलियन रुपीस बनता है। ठीक है। अगर 2 लाएं तो 36 बिलियन बनता है। अगर 3 लगाएं तो 58 बिलियन रुपीस बनता है। ठीक है ना। अगर 10 रुपए लगाएं तो 180 बिलियन रुपीस बनते हैं साल के। ठीक है। अच्छा, इन्होंने लोन लेना है अगर 2 ट्रिलियन का सपोज,
सपोज, तो ये 7 सालों में ये उतारेंगे, तो 1 साल में 258 बिलियन रुपीस अदा करने हैं। तो उसके से फिर देखना ये भी है कि हमने थोड़ी सी प्राइसेस भी इंक्रीज करनी है, या और क्रॉस जो सब्सिडी है वो भी खत्म करनी है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो भी करना है। अब ये है कि लेवी जो है ना, इस पे 2 रुपए लगाएं, 3 रुपए लगाएं, जो कि यानी डेट सर्विसिंग सरचार्ज के तौर पे काम करे, या 10 रुपए लगाएं, इसका डिसीजन होना है अभी, ठीक है ना। फिर ये है कि जो प्राइसिंग है इसको भी देखना है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं चल सकता सर कि इस वक्त पर जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड की 8 कैटेगरीज है ना, उनको 160 बिलियन की क्रॉस सब्सिडी दी जा रही है। इसको भी IMF ने कहा हुआ है कि आपने खत्म करना है दिसंबर 2026 में, ठीक। और फिर उसके बाद जब जनवरी 2027 आनी है, तो फिर ये खत्म हो चुकी होनी चाहिए क्रॉस सब्सिडी, बिल्कुल ठीक। तो फिर हमने इसको रोल आउट करना है। क्या रोल आउट करना है? रोल आउट ये करना है कि आपने फिर टारगेटेड सब्सिडी देनी है जिसको भी देनी है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रख के अब जो टास्क फोर्स है वो काम कर रही है, बिल्कुल ठीक। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो अगर ये सपोज के कर्जा लेके खत्म करते हैं और हम पे DSS टाइप कोई लेवी लगा देते हैं, और साथ थोड़ी सी प्राइसिंग भी इंक्रीज कर देते हैं, और साथ वो भी रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं क्रॉस सब्सिडीज भी, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये गैस कंपनीज जिस मौजूदा हालत में रहेंगी फिर भी, या इनको भी चेंज करना पड़ेगा? अगर ये रहेंगी तो फिर सर्कुलेट हो जाएगा, ये तो इनएफिशिएंट की इनएफिशिएंट है, क्योंकि जो स्विस सदर्न का जो UFG है वो तकरीबन है 10.59%, यानी वो भी बहुत ज्यादा है। ये क्लेम कर रहे हैं स्वीन नादरन वाले कि जी हमारे 4.9% हो गई है, यानी जो बेंचमार्क ओगरा का है वो 6.3% का है। तो जो 26 बिलियन रुपीस का ये इम्पैक्ट आता है साल का, दोनों का UFG की मद में, लेकिन वो अलग बात है कि ओगरा इनको डिसअलाउंस करती है, यानी कि नहीं देती, और कहती है कि ये अपने प्रॉफिट में से आप पैसे दें। प्रॉफिट कहाँ पे से आएगा? ये लॉस मेकिंग है, 2 नंबरी करके ये प्रॉफिट शो करती हैं। तो ये जो बिजनेस एज यूजुअल अगर चलता रहेगा, या इसको भी चेंज करना है स्ट्रक्चर को, तब जाके ये बात बनेगी। यानी ये मेरा इनपुट है फॉर द टास्क फोर्स कि अगर आप रिफॉर्म्स नहीं लेके आते, रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स नहीं लेके आते, और ये जो हमारी देखें भट्टी साहब, आप हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सपोज मैं आपकी पोस्टिंग कर देता हूँ एज ए GM सोई नादरन, अल्लाह ना करे, नहीं वैसे कह रहे हैं, लोग तो तमन्ना करते हैं, या MD बना देता हूँ, लेकिन है आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या डायरेक्टर बना देता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यार मुझे क्या है, मुझे पैसे मिल रहे हैं। ओनरशिप तब आती है जब किसी प्राइवेट एंटिटी के हवाले ये गैस कंपनीज की जाएंगी, वो ओनरशिप देगा, उसे पता है कि ये मेरी कंपनी है, मैंने इसको टर्न अराउंड करना है, वो पेन लेगा, वो लॉस भी लेगा, वो डिविडेंड्स भी नहीं लेगा, वो जो प्रॉफिट होगी री इन्वेस्ट करके इसको टर्न अराउंड करेगा। लेकिन ये जो अभी जो चल रहा है मसला, ये तो PIA वाला साहब है ना, बिल्कुल सही, कि ये पैसे लाई जाओ तो जो भी ब्यूरोक्रेसी है वो खाई जाए। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो खाते रहते हैं, अपनी मौज मिला करते रहते हैं, और लोन लेके डिविडेंड्स। और मैं एक और बात बता दूं कि अली परवेज साहब ने इस पे भी नोटिस ले लिया है कि ये जो स्वीन नादरन ने लोन लेके डिविडेंड्स दिए हुए हैं, ये क्यों दिए हुए हैं, उसका उसने तहकीक का और प्रोब का और इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, और जाहिर सी बात है गर्शी का जरूर खत्म होना चाहिए, लेकिन लगता नाज़र ये है कि इसका बोझ भी आप पर मुझे उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आगे हमने इस्लाहात करनी है, अगर हमने इजाफी बोझ उठाना है, तो फिर गैस कंपनी के अंदर भी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। तो जहाँ तक खालसा इस्लाहात की बात हम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में कारोबार के मुख्तलिफ शोबों में आसानी और सरमायाकारी के नए इम्कानात पैदा करने के लिए 104 इस्लाहात मंजूर हुई हैं। अच्छा। ये नामुमकिन काम था, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के मुसलसल उसके परसू करने, मीटिंग्स और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को, इदारों को पुश करने के नतीजे में ये काम मुमकिन हुआ है। अच्छा। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मजबूरी तौर पर 136 तजावीज़ थी, जिनमें से 104 मंजूर हो चुकी हैं। 19 ऐसे जवाब भी थे जिनका खात्मा कर दिया गया है, जो कि कारोबारी सरगर्मियों की राह में रुकावट बनते थे। अच्छा। और उसके साथ साथ अब इन इक़दामात के नतीजे में, जिसमें मजमूई तौर पर 104 इस्लाहात की मंजूरी हुई है, कारोबार में आसानी की तवक्को है। उसके साथ वजारतों को 90 दिन के अंदर इस्लाहात मुकम्मल करने और कारोबार की इस्लाह के लिए, आसानी के लिए तेज़ तर इक़दामात
और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और कबीना कमेटी बराए रेगुलेटरी इस्लाहात की मुश्तरका हिदायत की रोशनी में ये 90 दिन का टास्क दिया गया कि आप इस्लाहात करें। इसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस, टैक्स और मालियाती अमल के तरीक़ेकार को सादा और जदीद और डिजिटल बनाने का काम पैरेलल जारी है। इसके साथ इस इस्लाहाती कमेटी की मंजूरी से कारोबार के अखराजात में कमी और मंजूरी के अमल में तेज़ी तक की तवक्को की जा रही है। और इसके साथ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट वजारतों की जितनी ये उनको प्लान दिया गया है उनकी इस पेशरफ्त के ऊपर मुसलसल अब नज़र रखिए, उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। और इसके साथ इन इक़दाम के नतीजे में मकामी और आलमी कारोबार के करने वाले लोगों के लिए साजगार माहौल की तैयारी का जो ख्वाब था वो मुमकिन होने जा रहा है। हम देखते हैं कि SFC की मुख्तलिफ शुबों के अंदर इक़दाम हुए और जहाँ पर ये 104 इस्लाहात तो मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन वहीं पर जो कारोबारी सरगर्मियों की राह में एक बड़ी रुकावट थी वो था सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कानून, बिल्कुल, जो कि कारोबार की सरगर्मियों को फ़रोग देने के बजाय वो रुकावट समझते हैं। इसके ऊपर भी बैठ के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की SFC की बैकिंग के साथ, और अब उस कानून के अंदर भी तरमीम लाई जा रही है। इनिशियल जैसे कि हमने पहले अपने नाज़रीन को बताया था कि वो कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है उनकी हद तक काम हो रहा है, और फिर दूसरे मरले के अंदर उनके मामलात को भी देखा जाएगा। तो इस एंगल से हम देखते हैं कि तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर मुश्किल हालात ज़रूर हैं, लेकिन कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने, मौशी पहिए की रफ्तार को तेज़ करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हर गुजरते दिन के साथ अपना एक भरपूर किरदार अदा कर रही है। बट इस सब आपकी बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ। SIFC की जो है ना मैचलेस एफर्ट्स है, ठीक है ना, पाकिस्तान में जो है बिजनेस है उसको फ़रोग देने के हवाले से, लेकिन साथ साथ जो FBR की जो रिग्रेसिव किस्म के जो स्टेप्स हैं उनसे भी मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी SIFC को रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। और मेरी कराची में एक बिजनेस टाइकून से बात हो रही थी कल कि बहुत ज़्यादा हज़ारों में कराचीइट्स जो है ना वो रिसेंट मंथ्स में वो दुबई चले गए हैं, वो इंडिया के जा रहे हैं। तो जो इंडिया की तो समझ आती है, पाकिस्तान में जो है ना बहुत ज़्यादा टैक्सेशन हो गई हुई है। और फिर ये है जी कि आप अकाउंट्स बंद कर देते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट्स बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे भी SIFC को ना अपना रोल अदा करना चाहिए कि यहाँ पे लोगों को एक बिजनेसमैन है वो सड़क पे आ जाता है जब आप बिजनेस करते हैं, उसका अकाउंट बंद कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस किस्म के जो इक़दाम है ना, इस पे भी मैं समझता हूँ कि SIFC को अपना रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बड़ी वैलिड आपकी ऑब्जर्वेशन है, बड़ी वैलिड आपकी सजेशन है, और हम तवक्को करते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल FBR के मामलात के अंदर भी बेहतरी और इस्लाहात लाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। नाज़रीन, आज के लिए इतने ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।